नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारतीय साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के भाग 3 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के कई के विषयों में चर्चा की है। आगे भी इसी की चर्चा हम लोग करेंगे, तो चलते हैं। तो अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो ऊपर यानी कि पिछले वीडियो में जो बताया गया है उन रचनाओं का उल्लेख किया गया है। वे धर्म प्रधान ग्रंथ है। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वे मूलतः धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, परंतु इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में अनेक धर्मनिरपेक्ष ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना हुई, जिसका इतिहास के निर्माण या पुनर्निर्माण में बहुत महत्व है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख जो आता है वह है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने मौर्य काल में की, यद्यपि इसे बाद में भी बढ़ाया गया। यह नीति शास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका संगठन, उसकी सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार और कर्तव्य, मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि विषयों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत कुछ यूनानी दार्शनिक अरस्तु के पॉलिटिक्स और मैकियावेली के प्रिंस से मिलती जुलती है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में कलहन की राजतरंगिणी का उल्लेख किया जा सकता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन तो किया ही गया है, साथ साथ सांस्कृतिक जीवन पर भी इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन भारत का यह एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसी प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अच्छी जानकारी देती है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास की जानकारी के लिए आवश्यक है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से नंदों और मौर्यों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता यवनों के आक्रमण के विषय में बताता है। तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, शूद्रक की मृक्षकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, दंडी का 10 कुमार चरितम इत्यादि की रचनाएं तत्कालीन सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। गुप्तोत्तर काल के इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित और स्थानीय इतिहास है। बाण, बागपति, बिल्हन, संध्याकर नंदी एवं अन्य दरबारी इतिहासकारों ने अपने प्रशंसकों की जीवनियां लिखी। अनेक त्रुटियों के बावजूद इनसे तत्कालीन स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। हर्षवर्धन के राज्य और उसके समय की जानकारी बाण के हर्षचरित और कादम्बरी से मिलती है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन नाटकों से हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय इतिहास और सभ्यता की जानकारी उपलब्ध कराते हैं उसमें कथा सरित साकर, विक्रमांक देव चरित जिसकी रचना बिल्हन ने की थी, फिर है कुमारपाल चरित जिसकी रचना हेमचंद्र ने की, रामचरित जिसकी रचना संध्याकर नंदी ने की, कीर्ति कौमुदी जिसकी रचना सोमेश्वर ने की, बल्लाल चरित जिसकी रचना आनंद भट्ट ने की, पृथ्वीराज विजय जिसकी रचना जयानक ने की, पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की, गौड़वाहो जिसकी रचना वाकपति ने की इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों और चरितावलियों की रचना हुई। यद्यपि चरितावलियों में राजा विशेष की उपलब्धियों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से दिखाया गया है, तथापि इनसे तत्कालीन विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप रामचरित पाल शासक रामपाल के समय बंगाल में हुए कैवर्त विद्रोह और उसमें रामपाल की विजय का उल्लेख करता है। इसी प्रकार विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी में लिखित अतुल के
मुशिक वंश नामक ग्रंथ से केरल के मुशिक वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। गुजरात में अनेक व्यापारियों के भी जीवन चरित्र लिखे गए। ये सभी ग्रंथ इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। इसी प्रकार नंदी कल्लम्बकरम में पल्लव राजा नंदी वर्मा तृतीय और कलिंग तुर्पणी से चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। रासमाला, प्रबंध कोश, चचनामा और नेपाल में लिखे गए इतिवृत्त क्रमशः गुजरात, सिंध और नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अब आते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त तमिल साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य में संगम साहित्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इस साहित्य का विकास 3री से 4वीं शताब्दी में हुआ। इसका काल ईसा की प्रथम 4 शताब्दियों को माना जाता है। संगम साहित्य का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है। संगम साहित्य में प्रमुख है एतुतोकोई कई, पुनन्नुरु, पत्तपत्तु तथा शिल्पाधिकारम। इस साहित्य में दक्षिण के 3 प्रमुख राजवंशों पांड्य, चोल और चेर के आरंभिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक प्रगति, विशेषकर उद्योग धंधे और विदेशी व्यापार के विकास पर भी संगम साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह साहित्य धर्मनिरपेक्ष है। इसमें दक्षिण भारत के अनेक राजाओं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तथापि राजनीतिक इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विषय में मिलती है। तो चलते हैं, विदेशी यात्रियों ने जो अपना विवरण भारत के संदर्भ में दिया है उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी साहित्य भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इन ग्रंथों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिकांश भारतीय साहित्य की निश्चित तिथि तय करना दुष्कर है। इन ग्रंथों में तिथि क्रम का सर्वथा अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ चूंकि अधिकांश ग्रंथ धार्मिक भावना या किसी निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे गए थे, इसलिए वे पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं। फलतः इनसे सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में हमें विदेशी यात्रियों के विवरणों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। वे यात्री निश्चित समय में भारत आए, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को स्वयं देखा और उसका वर्णन किया। अतः अनेक त्रुटियों के बावजूद ये ग्रंथ तिथि क्रम के आधार पर ज़्यादा प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। भारत के संबंध में जिन विदेशियों ने लिखा है उनमें ईरानी, यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब एवं मुसलमान यात्रियों और लेखकों के विवरण महत्वपूर्ण हैं। अब है ईरानी, यूनानी एवं रोमन वृत्तांत। भारत से प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही भारतीयों ने विदेशों से संबंध स्थापित कर लिए थे, परंतु इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमारे पास पुरातात्विक प्रमाणों के अतिरिक्त साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। बाद में ईरान और यूनान से भारत के संबंध बने, इसकी पुष्टि साहित्यिक स्रोतों से होती है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यूनानियों के प्रभाव में आने के पूर्व ही भारतीय ईरान के संपर्क में आ चुके थे। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम ने फारस के एक यूनानी सैनिक स्काइलैक्स को सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। उसने सिंधु नदी से ईरान तक जल मार्ग को खोजा। इससे प्रेरणा लेकर हिकेटियस मिलेटस नामक दूसरे यूनानी लेखक ने एक भूगोल की पुस्तक लिखी, जिसमें सिंधु प्रदेश का प्राचीन विवरण उपलब्ध है। अपनी हिस्टोरिका में भी हेरोडोटस भारत का विवरण दिया है। इसी प्रकार कैसियस के विवरणों से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है। बता दें कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक ना। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय अनेक यूनानी लेखक भारत आए, जिन्होंने यहाँ की स्थिति के विषय में लिखा। वस्तुतः भारत पर सिकंदर के आक्रमण की बात इन्हीं लेखकों से ज्ञात होती है। भारतीय ग्रंथों में तो इसका उल्लेख भी नहीं मिलता। इन लेखकों के मूल लेख उपलब्ध नहीं है, परंतु बाद के ग्रीक और लैटिन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसे लेखकों में अरिस्टोबुलस, निआर्कस, चारस, यूमेनिस, आनेसिक्रिटस इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अरिस्टोबुलस ने
हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। अनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के पश्चात भी अनेक यूनानी और रोमन लेखकों ने भारत पर लिखा। इन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया और बहुत दिनों तक यहाँ रहा। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने पाटलिपुत्र नगर, राजा के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं भारत की तत्कालीन अवस्था का वर्णन किया है। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक अतिशयोक्तियाँ हैं, तथापि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की अच्छी जानकारी इससे मिलती है। दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। बाद के लेखकों के उदाहरणों के आधार पर इसका संकलन संभव हो सका है। अन्य लेखकों में यूनानी और रोमन एस्ट्रेबो, डायोनिसियस, कर्टियस, डायोडोरस, सिकुलम, पोलिवियस, प्लिनी, टॉलमी इत्यादि के नाम महत्वपूर्ण हैं। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास यानी कि नेचुरल हिस्ट्री और टॉलमी ने भूगोल यानी ज्योग्राफी लिखी। ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं चीनी एवं तिब्बती लेखों के विवरण पर। यूनानी और रोमन यात्रा वृत्तांतों के ही समान चीनी एवं तिब्बती विवरणों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। सुमाचीन प्रथम चीनी लेखक है जिसके लेखों से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी लेखक फायान है। वह 399 ईस्वी में भारत आया। भारत में वह लगभग 15 वर्षों तक रहा। इसी दौरान उसने भारत के प्रमुख बौद्ध विहारों का भ्रमण किया। चीन वापस लौटकर उसने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया। द ट्रेवल ऑफ फायान। फायान के विवरण से गुप्तकालीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की अच्छी जानकारी मिलती है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग या युआनचांग था, जो 629 ईस्वी में भारत आया। उसने भी भारत के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों का भ्रमण किया। पाश्चात्य संसार के लिए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक में उसने अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास और संस्कृति, विशेषकर हर्षवर्धन की जीवनी, उसके कार्यकलाप, प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षणिक व्यवस्था आदि पर इस ग्रंथ से अच्छा प्रकाश पड़ता है। बाद में हुइली ने युआन च्वांग की जीवनी द लाइफ ऑफ युआन च्वांग लिखी। इससे भी 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बाद में इत्सिंग भी भारत आया। अन्य अनेक चीनी यात्री भी भारत आए। इनके विवरण भारत के विषय में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चीनी यात्रियों के ही समान तिब्बती यात्रियों के विवरण भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। तिब्बती लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लामा तारानाथ का है। उसकी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत है। धर्मस्वामी के विवरणों से भी 13वीं शताब्दी के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके विवरण से स्पष्ट होता है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी नालंदा महाविहार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। तत्कालीन राजनीतिक इतिहास पर भी धर्मस्वामी के यात्रा वृत्तांत का प्रकाश पड़ता है। अरब एवं मुसलमान लेखकों के विवरण। 8वीं शताब्दी में अरबों की सिंध पर विजय के पश्चात भारत का अरब संसार से संबंध बढ़ गया। अनेक व्यापारी यात्री अरब भारत आने लगे। उन लोगों ने भारत का वर्णन अपने लेखों में किया। तुर्की आक्रमण के समय से अनेक मुसलमान लेखक भी भारत आए, जिन्होंने यहाँ की स्थिति का वर्णन किया। ऐसे लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अल-बरूनी का है। उसने तहकीकात हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत का अच्छा वर्णन किया है। अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-विलादुरी, सुलेमान, मिन्हाजुद्दीन अल-मसूदी, फरिश्ता और मार्को पोलो के विवरणों से भी पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस भाग में भी मैंने भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के लगभग पूरे बिंदुओं को मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अगले भाग में साहित्यिक और पुरातात्विक से संबंध और पुरातत्व का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। इसे सुनें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।